दोस्तों, इस पूरी कहानी को समझने के लिए इस कहानी का भाग 1 देखना ना भूलें। टीना के हाथों में गड़े शीशे के टुकड़े और उसके हाथों से बहते हुए खून बार बार आदित्य के आंखों के सामने घूम रहा था और आदित्य को लग रहा था कि मैं कब से इतना निर्दयी हो गया कि मुझे किसी के दर्द भी अब दिखाई नहीं दे रहे हैं। यह सब कुछ वह सोच ही रहा था कि तभी शर्मा अंदर आता है और कहता है, सर हमें साइड पे जाना है, आज वहाँ का काम देखना है। तब आदित्य कहता है कि ठीक है चलो, और दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। रास्ते में आदित्य शर्मा से पूछता है कि टीना तुमसे बोलती बातें करती है ना? तब शर्मा कहता है कि हाँ सर, बातें तो करती है पर ज्यादा नहीं करती है। वह किस टाइप की लड़की है? मेरा कहने का मतलब है कि वह कैसी लड़की है? वो हमेशा इतनी गुमसुम सी क्यों रहती है? न तो बातें करती है न तो कुछ बोलती है, और कुछ भी कहो तो सीधा उसकी आंखों में आंसू ही आ जाता है। शर्मा यह सब चुपचाप सुन रहा था और वह आदित्य की तरफ देख रहा था। आदित्य अचानक से शर्मा को देखता है तो वह कहता है, अरे मेरा मतलब ये नहीं था, मैं सिर्फ उसके बारे में जानना चाहता था कि वह इतनी शांत शांत क्यों रहती है। ऐसा लगता है जैसे खुशियों से उसका दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। तब शर्मा बताता है कि सर वह मुझसे भी ज्यादा खुलकर बातें नहीं करती है, उसके बारे में मुझे भी ज्यादा कोई जानकारी नहीं है। फिर आदित्य कुछ सोच में डूब जाता है। तब तक आदित्य साइड पर पहुंच जाता है। वो दोनों वहां साइड पर जाके अपना काम देखने लगते हैं। इधर टीना भी ऑफिस का काम जल्दी जल्दी निपटा कर घर के लिए निकल जाती है। रास्ते में उसकी श्वेता से मुलाकात होती है। श्वेता टीना को देखकर बहुत खुश होती है। दोनों एक दूसरे गले से लग जाते हैं। फिर श्वेता पूछती है, टीना वहाँ का काम कैसा है? तुम वहाँ ठीक तो हो? आदित्य तुम्हें ज्यादा परेशान तो नहीं करता है? टीना कहती है कि हाँ, उसकी आदत तो है परेशान करने वाली, रोज कुछ न कुछ बहाना उसके पास होता है, पर क्या करूँ, काम तो काम है, करना ही पड़ेगा, पैसों की जो जरूरत है। तब श्वेता बोलती है, कोई बात नहीं यार, अभी तुम यहाँ काम करती रहो, मैं और कहीं तुम्हारे लिए काम ढूंढ रही हूँ, जब वो मिल जाएगा तो मैं तुम्हें बता दूंगी, फिलहाल तो तुम्हें अभी यहाँ ही काम करना पड़ेगा। टीना कहती है, हाँ, इसके अलावा और कोई चारा भी तो नहीं है। दोनों कुछ देर तक बातें करते हैं और फिर घर के लिए निकल जाते हैं। इधर टीना घर पहुंचती है तो देखती है कि बच्चे बिना खाए पिए ही सो गए थे। तब टीना जाकर जल्दी से उनके लिए कुछ खाने को बनाती है और बच्चों को बहुत प्यार से उठाती है और फिर खाना खिलाकर उन्हें सुला देती है। लेकिन टीना अभी भी एक गहरी सोच में बैठी हुई थी। वह सोच रही थी कि मेरे जाने के बाद बच्चे बिल्कुल अकेले पड़ जाते होंगे, वो सारा दिन इस बंद कमरे में कैसे बिताते होंगे। यह सब सोचकर टीना मन बना लेती है कि मैं इन्हें हॉस्टल में डाल दूंगी, वहाँ बच्चों के साथ घुल मिल जाएंगे और हंसी खुशी रह लेंगे, वहाँ इनका ध्यान भी रखा जाए, समय से इन्हें खाना पीना भी मिलता रहेगा और मेरी टेंशन भी दूर रहेगी, वरना मैं आधा समय तो इन्हीं के बारे में सोचती रहती हूँ, मेरा भी काम में मन नहीं लगता है। टीना दूसरे दिन हॉस्टल का फॉर्म ले आती है और उसे भर बच्चों को कहती है कि बच्चों, मैं तुम्हें हॉस्टल में डाल रही हूँ। यह सुनकर बच्चे रोने लगते हैं और कहते हैं, नहीं माँ, हमें ऐसे न छोड़िए, हम आपके बिना नहीं रह पाएंगे, हम कैसे हॉस्टल में रहेंगे। टीना उन्हें समझाती है कि नहीं बेटे, अगर आप लोग हॉस्टल नहीं जाएंगे तो यहाँ अकेले रहते रहते बोर हो जाएंगे, मुझे काम पर बाहर जाना होता है, अब ओवरनाइट काम भी मिल जाता है तो वो भी करना जरूरी होता है, तुम लोग अकेले यहाँ कैसे रात को रह पाओगे, मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र होती रहती है, इसलिए मैंने सोचा है कि अगर मैं तुम्हें हॉस्टल भेज दूंगी तो वहाँ तुम्हारा केयर भी हो जाएगा और तुम्हें खाने पीने की भी कोई दिक्कत नहीं होगी। बच्चों, तुम मेरी बात को मान लो। पर बच्चे टीना की बात मानने को तैयार नहीं होते हैं। वो कहते हैं, मम्मी, हम आपसे अलग नहीं रह पाएंगे। तब टीना समझाती है कि बेटे, मैं आपसे मिलने समय समय पर आती रहूंगी, हर संडे को प्रॉमिस, पक्का प्रॉमिस, मैं आपसे आकर मिल लिया करूंगी। इसी तरह बच्चों को मनाकर टीना हॉस्टल ले जाती है और वहाँ पे मैडम से मिलकर मैडम को सारी बात बताती है और उसे समझाती है कि बच्चों की वजह से वह काम नहीं कर पाती है और उसका सारा ध्यान बच्चों पर ही लगा रहता है, इसलिए प्लीज मैडम, इन लोगों का आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। इतना कहकर टीना रोने लगती है। तब मैडम समझाती है कि कोई बात नहीं बेटा, आप रोइए मत, हम इनका यहाँ पे अच्छे से ध्यान रखेंगे, यहाँ और भी तो बहुत से बच्चे हैं, इन्हें भी देखिए, ये बच्चे यहाँ पे कितने घुल मिल गए हैं। ऐसा कहकर वो बच्चों की ओर दिखाती हैं। फिर कहती हैं, देखो कितने घुले मिले से हैं, ये सारे बच्चे एक दूसरे के साथ
कितने प्रेम से रहते हैं। इनके भी माँ बाप काम की वजह से इन्हें यहाँ छोड़ गए हैं, पर इन्हें यहाँ कोई तकलीफ नहीं होगी। हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, हम इनका पूरा ध्यान रखेंगे। टीना को ये नहीं पता था कि यह हॉस्टल आदित्य का ही है। वह यहाँ बच्चों को डालकर और निश्चिंत होकर यहाँ से चली जाती है। अब जैसे टीना के सर से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया था, क्योंकि बच्चों की चिंता उसे खाए जा रही थी और वो समझ नहीं पा रही थी कि वह बच्चों का और ऑफिस, ये दोनों को किस तरह से एक साथ मैनेज करे। अब तीसरे दिन ऑफिस जाती है। वहाँ पे शर्मा उससे बताता है कि आज आदित्य सर ने आपके लिए 3 काम और एक्स्ट्रा ढूंढ रखा है। इतना सुनकर तो टीना का जैसे सर ही घूम जाता है और वह झुंझलाते हुए कहती है, क्या आदित्य को इंसान नहीं दिखाई पड़ते क्या? वह सबको अपनी तरह खच्चर ही समझ कर रखता है। दिन भर काम, एक भी पल बैठने को नहीं मिलता। यह सुनकर शर्मा हंसने लगता है और टीना झुंझलाते हुए अपनी केबिन में चली जाती है। फाइलें उठाकर वह पटकने लगती है और अच्छा हुआ वह लड़की इसे छोड़कर चली गई, नहीं तो उसकी जिंदगी में भी काम के अलावा और कुछ न रहता। इतना कहकर वह अपने काम में लग जाती है। इधर इसी नोकझोंक के साथ कुछ दिन धीरे धीरे बीत गए। टीना हर संडे को अपने बच्चों से मिलने जाती। बच्चे भी अब धीरे धीरे वहाँ के बच्चों के साथ घुल मिल गए थे और अब वहाँ रहने की उन्हें आदत हो गई थी। इसलिए अब वो टीना से जब मिलते तो रोते नहीं थे। यह सब देखकर टीना भी खुश थी। अगर टीना हर संडे अपने बच्चों के साथ बिताती थी, जिससे बच्चे भी खुश थे और टीना का भी दिल खुश रहता था। इस तरह वक्त बीतता गया। इधर आदित्य भी कभी कभी अपने हॉस्टल में आया करता था। एक दिन आदित्य अपने हॉस्टल में आया हुआ था और वह देखता है कि ये दोनों बच्चे गुमसुम से क्यों बैठे हुए हैं। वह उनके पास जाता है और उनसे पूछता है कि आप लोग यहाँ न्यू एडमिशन हैं? बच्चे बोलते हैं हाँ। वह बच्चों का नाम पूछता है, श्लोक और सिया। बच्चे बहुत ही प्रेम से बताते हैं। वह आदित्य उन्हीं के पास बैठ जाता है और बातों का सिलसिला चालू हो जाता है। धीरे धीरे वह आदित्य इनसे दोस्ती कर लेता है। वह अच्छे दोस्त बन जाते हैं। आदित्य जब भी आता है इन बच्चों के पास अपना वक्त बिताता है और सोचता है कि इनके पास रहने से उसे कितनी खुशी मिलती है। पता नहीं क्यों एक अजीब सा लगाव है इन बच्चों के साथ मेरा। आदित्य कभी कभी उनके लिए गिफ्ट भी लाया करता था, जिसे बच्चे बहुत प्यार से लेते थे और बच्चे आदित्य को बहुत प्यार करने लगे थे। आदित्य भी उन बच्चों को बहुत प्यार करता था। जब भी आदित्य दुखी होता था वह हॉस्टल चला आया करता था और बच्चों के साथ अपना टाइम बिताया करता था। धीरे धीरे आदित्य को भी इन बच्चों की आदत हो गई थी। श्लोक और सिया को भी आदित्य बहुत अच्छा लगने लगा था, इसलिए वो भी आदित्य के साथ जब रहते थे तो बहुत एंजॉय किया करते थे। इधर एक दिन ऑफिस में आदित्य टीना को बुलाता है। टीना आती है और दरवाजे पर नॉक करती है। आदित्य बोलता है अंदर आ जाओ। टीना जैसे ही अंदर आती है वह कहता है कि अभी तक जिस साइट पे मैं काम कर रहा था आगे से वो साइट तुम्हें संभालनी है। यह सुनकर टीना बोलती है कि सर अभी मुझे इसके बारे में कोई ज्यादा जानकारी नहीं है। आदित्य कहता है कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब सीख जाओगी। फिर आदित्य शर्मा को बुलाता है और टीना को दिखाते हुए कहता है कि शर्मा आज से तुम टीना को उस साइट पर ले जाओगे और इसे सारा काम वहाँ का समझा दोगे। आज से उस साइट को टीना ही देखने वाली है। यह सुनकर शर्मा कहता है कि सर क्या वो काम टीना कर पाएगी? आदित्य कहता है क्यों नहीं करेंगी, आखिर में यहाँ इन्हें बैठने की तनख्वाह नहीं दी जाती है। इतना सुनकर टीना को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वह खामोश वहीं खड़ी रहे। आदित्य शर्मा से कहता है कि तुम टीना को साइड पर ले जाओ और उसे सारा काम समझा दो। फिर वहाँ से शर्मा और टीना निकल जाते हैं। टीना रास्ते में शर्मा से कहती है कि आदित्य बहुत ही खूबसूरत इंसान है। वह दूसरों को नीचा दिखाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते हैं। कितनी ही बेरहमी से लोगों से बर्ताव किया करते हैं। इनका व्यवहार भी अच्छा नहीं होता है। खासकर तो लड़कियों के साथ इनका व्यवहार बहुत ही खराब होता है। यह सब सुनकर शर्मा हंसने लगता है और कहता है अरे नहीं नहीं टीना, तुम ऐसा मत सोचो। आदित्य सर पहले ऐसे नहीं थे। आदित्य सर की तो ऐसी आदत बिल्कुल नहीं थी। वह बहुत ही अच्छे इंसान हुआ करते थे, लेकिन लड़कियों से उनकी नाराजगी जायज है। तब टीना पूछती है ऐसा क्यों?
तब शर्मा बताता है, कुछ सालों पहले आदित्य सर किसी लड़की से बहुत प्यार किया करते थे, पर वह लड़की इन्हें छोड़कर दूसरे के साथ भाग गई। इस वजह से आदित्य सर का दिल टूट गया और आदित्य सर अब लड़कियों से बहुत नफरत करते हैं। इधर सर की परिस्थिति भी थोड़ी खराब हो गई थी। सर के माता पिता भी सर के साथ अपनेपन जैसा व्यवहार नहीं रखते हैं। वो दिन भर अपने काम में मसरूफ रहते हैं और अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं और सर के तरफ उनका बिल्कुल कोई ही ध्यान नहीं होता है। इस वजह से सर बिल्कुल अकेले हो गए थे। सर बहुत ही अच्छे इंसान थे और अब भी वो अच्छे ही इंसान हैं, लेकिन लड़कियों के लिए थोड़े सख्त हैं। तब टीना हंसकर कहती है, थोड़े सख्त कि बहुत ज्यादा सख्त? तब शर्मा कहता है, जो भी समझ लो। उनकी बात खत्म होते ही वो साइट पर पहुंच चुके थे। वहां पर शर्मा टीना को ले जाकर सब काम समझा देता है। टीना भी सारे काम को अच्छे से समझने लगती है। धीरे धीरे इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। तब टीना का भी दिन अच्छे से बीतने लगा था। संडे को वह अपने बच्चों के साथ एंजॉय करती थी और फिर ऑफिस आती और ऑफिस से सीधा साइट पर चली आया करती थी। एक दिन साइट पर कुछ हादसा हो गया था जिसके बारे में टीना को नहीं पता था। ऊपर के माले के छत अभी अभी पड़ी थी, पर वहां की कुछ लकड़ियां टूटकर गिर गई थी, जिसकी वजह से वहां पर नया जॉइंट लगाना था। पर अगर ऐसा न किया जाता तो छत वहां से ढहने का डर था। मजदूरों ने इसके बारे में टीना को नहीं बताया था, क्योंकि वो सोच रहे थे कि जब तक में इन्हें बताया जाए और ये हमें डांटे, उससे अच्छा है कि हम लाकर वहां दूसरी लकड़ियां वहां पर लगा दें, जिससे फिर से वह उसी तरह से हो जाएगा। काम के लिए कुछ मजदूर बाहर खड़े हुए थे और वो सामान लेकर जब तक लौटते तब तक टीना वहां पहुंच चुकी थी और वो साइट को पे काम करने लगी थी। धीरे धीरे वह काम को देखते देखते एक महले पे जाती है और वहां पर एक दो मजदूरों को अपने साथ लेकर ऊपर की ओर चली जाती है। यहाँ अभी उसे कुछ पता नहीं था। वह जैसे ही ऊपर तीसरे मंजिल पर जाती है कि वहां पर जोर से धड़ाम की आवाज आती है और दो मजदूर नीचे जमीन पर गिर पड़ते हैं। उन्हें काफी चोट आती है और वह लहूलुहान हो जाते हैं। और उधर टीना जो कि राड में फंस जाती है, उसे काफी चोट आती है, लेकिन वो राड के सहारे धीरे धीरे ऊपर चढ़ जाती है और वहीं एक कोने पर बैठ जाती है। उसके हाथों पर ईंटें और कंकड़ की खरोंचें साफ दिख रही थी। चेहरे पर भी खरोंचें लग गई थी। पैर में इधर एक बड़ा राड जाकर घुस गया था, जिसके वजह से पैर काफी दूर तक खींचकर फट गया था और वह दर्द से करा रही थी। पूरा कपड़ा उसका खून से सन गया था। उसे इतनी ज्यादा दर्द हो रही थी कि उसके आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो वहीं पर बेहोश होकर गिर जाती है। इधर मजदूर शर्मा को फोन करके बताते हैं कि दो मजदूर बुरी तरह से घायल हो गए हैं, वह ऊपर से गिर गए हैं, वो उन्हें काफी चोट आई है, हम उन्हें हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। एम्बुलेंस भी आ जाती है और उन्हें हॉस्पिटल ले जाने की तैयारी शुरू हो जाती है। इधर शर्मा दौड़कर जाता है और आदित्य को सारी बात बताता है। शर्मा और आदित्य अब ऑफिस से निकल जाते हैं और कुछ ही देर में वो साइट पे पहुंच जाते हैं। वो दोनों इस हादसे को देखकर एकदम दंग रह जाते हैं। देखते हैं कि मजदूर बिल्कुल लहूलुहान है। वो दौड़कर देखता है कि उनकी सांसें चल रही है कि नहीं, पर उनकी सांसें चल रही थी। वह जाकर भगवान को धन्यवाद देता है कि चलो कम से कम इनकी सांसें चल रही हैं और ये जीवित हैं, वरना आज यहाँ क्या से क्या हो जाता। हैरानी के साथ आदित्य अभी ये सब देख ही रहा था। चारों तरफ अफरा तफरी थी, लोग इधर उधर हो रहे थे। दोनों मजदूर लहूलुहान पड़े हुए थे। एम्बुलेंस आती है, मजदूरों को एम्बुलेंस से हॉस्पिटल ले जाया जाता है। इधर तब आदित्य को अचानक से याद आता है कि अरे टीना को तो मैंने यहाँ भेजा था, टीना भी इसी साइड पे होती, लेकिन वो महारानी ये लड़कियों वाली आदत और गुलछर्रे से जब उन्हें फुर्सत मिले तब तो वो ये सब ध्यान दे। उसी की लापरवाही की वजह से आज ये हादसा हुआ है, वरना आज तक यहाँ मेरे कंपनी में कभी कोई हादसा नहीं हुआ। ये सब आदित्य अपने मन में सोच ही रहा था कि अचानक बहुत जोर से चिल्ला उठता है कि टीना कहाँ गई, टीना को ये सब मुझे बताना नहीं चाहिए था। आखिर में वो यहाँ पे काम करने आती है कि गुलछर्रे उड़ाने, वह साइड से कहाँ चली गई है, वो दिख क्यों नहीं रही है, उसे यहाँ इस वक्त यहाँ होना चाहिए। इतना कहकर वह चिल्ला ही रहा था कि तभी एक मजदूर दौड़कर वहाँ आता है और बताता है, सर टीना मैम तो ऊपर गई हुई थी इन्हीं दोनों मजदूरों के साथ।
इतना सुनकर तो जैसे आदित्य का हाथ पैर ही फूल जाता है और वह मजदूर को चिल्लाकर जोर से कहता है कि क्या कह रहे हो, तुम्हारा क्या मतलब है। तब मजदूर बताता है कि टीना मैम यहीं थी, वो सारा दिन यहीं रहती हैं और वह पहले मंजिले पर थी तब मैंने उन्हें देखा था। फिर वो इन दोनों मजदूरों को अपने साथ लेकर तीसरे मंजिले पर चली गई थी और फिर उसके कुछ ही देर बाद ये हादसा हुआ। तब आदित्य एकदम से चौंक जाता है और कहता है कि जब दोनों मजदूर यहाँ हैं तो टीना कहाँ है। तब मजदूर कहते हैं हमें टीना मैडम का ख्याल ही नहीं आया। तब आदित्य कहता है इसका मतलब टीना ऊपर ही है। इतना कहकर आदित्य जोर जोर से पागलों की तरह चिल्लाने लगता है, टीना टीना तुम कहाँ हो, टीना जवाब दो। पर कोई भी जवाब न आने की वजह से वह तेजी से ऊपर की ओर दौड़ने लगता है। इधर मजदूर भी चिल्लाने लगते हैं, सर वहाँ न जाइए, वो खतरे से खाली नहीं है। पर आदित्य को तो जैसे होश ही नहीं था। वह बार बार मन में सोच रहा था कि कहीं टीना के साथ कोई हादसा न हो जाए। अगर ऐसा हो गया तो वह क्या करेगा। इतना सोचकर वह तेजी से ऊपर की ओर चला जा रहा था। इधर ऊपर पहुंचने पर वह देखता है कि टीना वहां कहीं भी उसे नजर नहीं आ रही है। वह चारों तरफ दौड़कर हर कमरों में जा जाकर झांकता है पर टीना नजर नहीं आती है। बीच में जहां से छत गिरी थी काफी बड़ा गैप हो गया था और दूसरी तरफ अब एक बारजा ही बचा हुआ था। पर आदित्य ने अब मन बना लिया था कि वह उस पार भी जाकर देखेगा टीना को, शायद टीना वहां फंसी हो। वह वहां से बार बार आवाज दे रहा था, टीना टीना तुम हो क्या वहां। पर टीना अगर उसे होश होता तब तो वो जवाब देती। वो तो बेहोश वहां पड़ी हुई थी और उसके शरीर से अब काफी खून बह चुका था। चारों तरफ खून ही खून था। इधर आदित्य कुछ पटरों को इकट्ठा कर उसकी मदद से वह उस पार जाता है और जैसे ही वो उधर दाखिल होता है और देखता है सामने टीना को देखकर एकदम दंग रह जाता है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। टीना की हालत बहुत ही खराब थी। पैर पर राट गड़ने की वजह से काफी दूर तक चीरा लग गया था और उसमें से तेजी से खून बह रहा था। चेहरे पर जो चोटें लगी हुई थी वो भी अब सूज चुकी थी। हाथों और पैरों में पूरी तरह चोटों के निशान उभर गए थे। चारों तरफ खून ही खून था, कपड़े भी खून से लथपथ थे। यह सब देखकर तो जैसे मानो आदित्य उसकी तो जान ही निकल गई हो। वह दौड़कर टीना के पास जाता है, उसे अपनी गोद में उठाकर अपनी बाहों में ले लेता है और देखता है कि टीना की सांसें अभी चल रही हैं कि नहीं। थैंक गॉड, टीना की सांसें अभी चल रही हैं। हे भगवान, आपका मुझ पर आभार होगा, इसे कुछ ना हो, इसे बचा के रखना भगवान। इस तरह आदित्य पागलों की तरह बड़बड़ाया जा रहा था और तब जल्दी से वह फोन कर क्रेन बुलाता है और क्रेन के आने पर क्रेन के सहारे से अब आदित्य और टीना को नीचे उतारा जाता है। अब आदित्य तुरंत बिना देर किया टीना को हॉस्पिटल ले जाता है। वहाँ टीना को एडमिट करा देता है। डॉक्टर बताता है कि टीना का काफी खून बह चुका है और इसकी वजह से उसे होश आने में शायद 1 से 2 दिन लग जाए। पर आदित्य के लिए इतना ही बहुत था कि टीना की जान बच चुकी थी और आदित्य अपने आप को कोसे जा रहा था कि मैंने इतना कठिन काम इसे क्यों दिया, क्यों मेरे मन में इतनी झंझलाहट भरी रहती है इसके प्रति, क्यों मैं लड़कियों से इतनी नफरत करता हूँ। आज आदित्य को अपने सभी गुनाह दिखने लगे थे। आज आदित्य को अपनी आंखों के सामने टीना के साथ किए गए हर बुरे व्यवहार नजर आ रहे थे। वह क्यों इतना टीना को परेशान करता था, क्यों उसे इतना रुलाता था। बेचारी सीधी साधी कभी कुछ बोलती नहीं थी, वह इतना परेशान करता था टीना को। आदित्य का दिल तो मानो जैसे टुकड़ों में बिखर रहा था। वह टीना के होश में आने का इंतजार कर रहा था। पूरी रात बीत चुकी थी पर टीना होश में नहीं आई। इधर शर्मा ने आदित्य को कहा, सर आप घर चले जाइए, मैं यहाँ रुक जाता हूँ। पर आदित्य वो तो जैसे कुछ सुनने को तैयार नहीं था। वह बार बार अपने आप को कोसे जा रहा था कि मेरी वजह से यह सब टीना के साथ हुआ, मेरी ही गलती है। आदित्य के आंखों से आंसू बहने लगे थे। यह सब शर्मा को देखकर बड़ा अजीब सा लग रहा था। शर्मा को भी टीना के लिए काफी दुख हो रहा था पर आदित्य का जो हाल देख रहा था शर्मा, वह समझ चुका था कि कहीं न कहीं आदित्य सर के दिल में टीना के लिए कुछ है। लेकिन अभी यह समय नहीं था कुछ कहने का, इसलिए शर्मा चुपचाप वहाँ से चला जाता है। आदित्य वहाँ सारी रात टीना के पास बैठकर ही गुजार देता है, फिर भी टीना को होश नहीं आता। सुबह होती है, डॉक्टर आकर टीना को चेक करती हैं। आदित्य डॉक्टर से, डॉक्टर साहब क्या हाल है, क्या टीना को कब होश आ जाएगा। सर कुछ कहा नहीं जा सकता है, अभी भी होश आ सकता है और शाम तक में भी होश आ सकता है।
फिलहाल आप अभी इंतजार कीजिए। इतना कहकर डॉक्टर वहाँ से चला जाता है और आदित्य अपने सर पर हाथ रखकर वहीं बैठ जाता है। वह बार बार टीना के सर को सहलाता रहता है, टीना के हाथों को पकड़कर कभी चूमता और कभी उससे माफी मांगता रहता है। ऐसी हालत देखकर कोई यह कह सकता है कि यह प्यार में बिल्कुल दीवाना हो चुका है। आदित्य सच में टीना के प्यार में बिल्कुल दीवाना हो चुका था, लेकिन उसे इस बात का एहसास तब होता है जब टीना के साथ यह हादसा हो जाता है। आदित्य को यह बात का एहसास तो था कि उसके दिल में कुछ है टीना के लिए, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं था क्योंकि वो लड़कियों से नफरत जो करता था। लेकिन आज वह अपने आप से ही फुट फुट कर रोता है और कहता है कि मैं टीना के बिना नहीं रह सकता हूँ। इसे कुछ हो गया तो मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा। और आदित्य टीना के हाथों में अपना सर रखकर रोने लगता है। इधर टीना को होश आता है। वह देखती है कि आदित्य उसके पास रो रहा है। यह सब देखकर उसे बहुत आश्चर्य होता है और मन में सोचती है कि यह खड़ूस पहले मुझे मौत के मुंह में ढकेल दिया, अब यहाँ आकर नौटंकी कर रहा है। पर वह कुछ नहीं बोलती है और जैसे ही वह कहती है कि सर, तब आदित्य एकदम से चौंक जाता है और देखता है कि टीना को होश आ गया। अब उसकी खुशी का ठिकाना न था। वह खुशी के मारे टीना के गले लग जाता है और कहता है, टीना तुम ठीक हो? यह देखकर टीना बिल्कुल आश्चर्य में पड़ जाती है कि आज सर कैसा व्यवहार कर रहे हैं मेरे साथ, लेकिन वह कुछ नहीं बोलती है। फिर आदित्य अपने आप को टीना से अलग करके अनजान बनने का नाटक करते हुए, टीना तुम ठीक तो हो? तुम ठीक तो हो टीना? टीना हाँ में सर हिला देती है। फिर आदित्य उससे माफी मांगने लगता है, टीना मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि ये हादसा हो जाएगा। अगर मुझे पता होता तो मैं तुम्हें कभी ऐसे जगह न भेजता। टीना प्लीज मुझे माफ कर दो। टीना अभी भी खामोश आदित्य को देखती ही रहती है। अब आदित्य समझ चुका था कि टीना को अंदर से ही अंदर गुस्सा आ रहा होगा, लेकिन आदित्य फिर कुछ नहीं बोलता है। कमरे में पूरी तरह से सन्नाटा छा जाता है। वह एक दूसरे को देख रहे होते हैं। तभी अचानक शर्मा आता है और टीना को होश में आया देखकर खुशी से, अरे टीना तुम्हें होश आ गया, तुम बहुत बहादुर लड़की हो, तो तुमने आज मौत को भी हरा दिया। चलो इस बात से तो मुझे बेहद खुशी है कि तुम होश में आ गई। और शर्मा जाकर टीना के बगल बैठकर उससे बातें करने लगता है कि टीना तुम वहाँ कैसे पहुँच गई थी और तुम्हें किसी ने बताया क्यों नहीं। इधर शर्मा के बातों का सिलसिला शुरू होता है कि तभी डॉक्टर आ जाता है और कहता है कि प्लीज इन्हें डिस्टर्ब न करिए, अभी इनके अंदर बहुत कमजोरी है और आप लोग बाहर जाइए, इन्हें थोड़ा आराम करने दीजिए। यह सुनकर आदित्य और शर्मा वहाँ से निकल जाते हैं। इधर आदित्य बाहर आकर मन ही मन कुछ सोच रहा होता है। वह सोच रहा था कि टीना पिछले 2 दिनों से यहाँ एडमिट है, पर ताज्जुब है न तो उसके फोन पे किसी का कॉल आया और न ही उसे कोई मिलने आया। आखिर में बात क्या है? आखिर में टीना के घर वाले क्या टीना का कोई ख्याल नहीं रखते हैं, या टीना के कोई घर वाले है ही नहीं, यानी टीना बिल्कुल अकेली है? क्या बात है जो अभी तक कोई इसे पूछने भी नहीं आया? अभी यह सब आदित्य सोच ही रहा था कि तभी वहाँ शर्मा आता है और खुशी जाहिर करते हुए कहता है कि चलिए सर, टीना को तो होश आ गया, कम से कम ये तो हुआ कि हाँ वह सुरक्षित है। लेकिन अभी आदित्य यह बातें सोच ही रहा था और वह शर्मा से कहता है, शर्मा क्या टीना के घर से किसी ने कोई कॉल किया या कोई भी टीना को पूछने यहाँ आया? तब शर्मा भी यह सुनकर आश्चर्य में पड़ जाता है कि हाँ, मैंने तो ये ध्यान ही नहीं दिया कि न तो किसी ने कॉल किया है और न ही कोई टीना को यहाँ पूछते हुए आया है। शर्मा भी इस बात को लेकर आश्चर्य में पड़ जाता है। तब आदित्य कहता है, शर्मा मुझे टीना के बारे में पूरी जानकारी चाहिए, तुम मुझे टीना के बारे में पूरी जानकारी ला कर दो। शर्मा हाँ में सर हिला देता है। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। इधर आज संडे था और टीना को अपने बच्चों की याद आ रही थी। वह सोच रही थी कि बच्चे उसका बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे, पर वह बच्चों को बता भी नहीं सकती कि वो हॉस्पिटल में हैं। अगर उसने ऐसा किया तो बच्चे डर जाएंगे और रोने लगेंगे। अब वो क्या करे? तब उसने अपने आप को समझाया और फिर वह बच्चों से फोन पे बात करने लगी। हाँ बेटा श्लोक, कैसे हो? घर से आवाज आती है, मम्मा हम आपका इंतजार कर रहे हैं, आज आप आई क्यों नहीं? तब टीना कहती है कि बेटा आज मुझे बहुत ज़्यादा काम मिल गया है जिसकी वजह से मैं नहीं आ पाऊंगी।
आप नाराज नहीं होना, मैं कल आपके पास जरूर आ जाऊंगी। श्लोक कहता है, कोई बात नहीं मम्मा, सिया से बात कर लो। सिया भी अपनी प्यारी प्यारी आवाज से अपनी मम्मी से बातें करती है। दोनों से बातें कर कर टीना का दिल हल्का हो जाता है। इधर टीना अभी फोन रखा ही था कि आदित्य आ जाता है और हाँ टीना, कैसी हो तुम, ठीक हो? टीना हाँ में सर हिला देती है। आदित्य अपने साथ ढेर सारे फल और कुछ जूस लेकर आया हुआ था। वह टीना की उठने में मदद करता है और जूस लाकर उसके हाथों पे देता है। कहता है कि इसे पी लो। टीना बिल्कुल खामोश वह आदित्य की तरफ देखती है और फिर जूस धीरे से पी लेती है। अब आदित्य टीना के बगल ही बैठ जाता है और फिर से वह अपने लिए माफी मांगने लगता है। कहता है, टीना, आई एम रियली वेरी सॉरी, तुम मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि ये हादसा हो जाएगा। और फिर अचानक आदित्य की नजर टीना के पैरों पर पड़ती है, जो कि चादर से खुला हुआ था। राड गड़ने की वजह से काफी दूर तक पैर कट गया था, जिसे गहरी चोट आई थी। उसे देखकर आदित्य के आंखों से आंसू आ जाता है और वह मन ही मन अपने आप को कोसने लगता है कि कितना दर्द हुआ होगा जब टीना को ये चोट लगी होगी। इधर टीना एकटक आदित्य को देखे जा रही थी और सोच रही थी कि आदित्य सर के आंखों में आंसू, यानी सच में आदित्य सर को पछतावा है, क्योंकि इन्हें रोते हुए तो मैंने कभी देखा ही नहीं। फिर टीना अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहती है, कोई बात नहीं सर, जो होना था वो तो हो गया, किस्मत में जो लिखा होता है वही होता है और उससे ज्यादा हमारे साथ कुछ नहीं हो सकता है। यह बातें सुनकर आदित्य का अब गला भी भर जाता है कि मेरे किए गए कामों को टीना ने बड़ी आराम से किस्मत पर ढाल दिया। बहुत ही बड़े दिल की लड़की है टीना। आदित्य उससे कुछ कह पाता कि वह चुपचाप उठकर वहां से चला जाता है, क्योंकि अब उसे बहुत रोना आ रहा था। आदित्य को बहुत ही गिल्ट फील हो रहा था कि उसकी वजह से आज टीना को इतनी तकलीफ हुई है। वह अपने मन ही मन अपने आप से प्रॉमिस कर रहा था कि अब मेरी वजह से टीना को कभी कोई तकलीफ नहीं होगी, मैं टीना को कभी किसी तकलीफ में नहीं डालूंगा। इधर कुछ दिन बीत जाते हैं। टीना को डिस्चार्ज कराकर आदित्य अपने साथ अपने घर लाने को कहता है, लेकिन टीना नहीं मानती है और वह कहती है कि मुझे मेरे घर जाने दो। आदित्य टीना को उसके घर छोड़ने के लिए कहता है, लेकिन टीना मना कर देती है और कहती है कि मैं चली जाऊंगी, क्योंकि टीना नहीं चाहती थी कि आदित्य उसके घर आए और वह उसके बारे में कुछ जाने। फिर आदित्य शर्मा को टीना के साथ भेज देता है और कहता है कि उसे आराम से उसके घर पहुंचा दे। और इधर शर्मा को इशारे में कहता है कि मुझे इसके बारे में सारी डिटेल चाहिए। शर्मा हाँ में सर हिला देता है और वह टीना को लेकर निकल जाता है। जाते वक्त आदित्य टीना को कहता है कि तुम्हें ऑफिस अभी आने की जरूरत नहीं है, कुछ दिन तुम बेड रेस्ट कर लो, फिर उसके बाद ऑफिस आ जाना। टीना हाँ में सर हिलाकर वहां से चली जाती है। शर्मा टीना के पहली बार टीना के घर आता है और वह देखता है कि यह 2 कमरों का एक छोटा सा घर, जिसमें सामान के नाम पर कुछ भी नहीं था। वह देखकर बिल्कुल आश्चर्य में रहता है, लेकिन कुछ बोलता नहीं है। वह टीना को आराम से वहां बैठा देता है और कहता है, रुको मैं तुम्हारे लिए पानी लाता हूँ। लेकिन अंदर जाता है तो वहाँ पानी भी नहीं रहता है, क्योंकि टीना तो पिछले 2-3 दिनों से हॉस्पिटल में थी। अब शर्मा, कोई बात नहीं टीना, रुको मैं बाहर से कुछ सामान ले आता हूँ। वह बाहर जाकर दुकान से उसके खाने पीने के लिए सारे सामान ले आता है। फिर शर्मा सामान देकर वहां से निकल जाता है। बाहर आकर वह अगल बगल काफी कुछ जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश में लग जाता है, लेकिन वहां उसे कुछ भी पता नहीं चलता, सिवाय इसके कि टीना यहाँ 2 बच्चों के साथ आई थी। लेकिन अब बच्चे कहाँ हैं किसी को नहीं पता। टीना बहुत सीधी सादी सी लड़की है। वह सीधा ऑफिस आती है और ऑफिस चली जाती है। बीच में इस दरमियान वह किसी से बातें भी नहीं करती है। कभी किसी के मिलने पर वह नमस्ते हाय हेलो बस करती है और चली जाती है। इतना सब कुछ शर्मा को पता चलता है तो वह भी सोच में पड़ जाता है कि आखिर में टीना है कौन और ये 2 बच्चे कौन हैं जो अभी उसके साथ थे ही नहीं। फिर शर्मा वहां से चला जाता है। वह आदित्य के पास जाकर आदित्य को सारी बातें बता देता है। आदित्य भी सोच में पड़ जाता है कि 2 बच्चे, पर टीना तो शादीशुदा लगती ही नहीं है। फिर आदित्य अपने आप को दिलासा देते हुए कहने लगता है कि होंगे किसी के बच्चे जो टीना के साथ रहते होंगे और फिर अब चले गए होंगे। इधर आदित्य का दिल बहुत उदास था। टीना की याद उसे बार बार आ जा रही थी। वह सोच रहा था कि अब टीना क्या कर रही होगी।
जब वह अकेली है तो कौन उसकी देख रेख कर रहा होगा। वह सोच रहा था क्यों न उसके लिए मैं एक नर्स भेज दूं, लेकिन फिर उसने सोचा कि वह तैयार नहीं होगी नर्स के लिए। यही सब उधेड़-बुन उसके मन में चल रहा था कि अचानक उसे एहसास हुआ कि उसे हॉस्टल चले जाना चाहिए, जिससे उसे वहां जाकर थोड़ी राहत मिल जाएगी। और आदित्य सीधा वहां से निकलकर हॉस्टल चला जाता है। हॉस्टल जाने पर वह वहां श्लोक और सिया से मिलता है। श्लोक और सिया को चॉकलेट देकर वह उनके पास बैठ जाता है। सिया उसकी गोद में जाकर बैठ जाती है और पूछती है कि अंकल आप कल क्यों नहीं आए थे। फिर आदित्य सिया को बताता है कि हमारे ऑफिस में एक प्यारी सी लड़की काम करती है, जिसे कल बहुत गहरी चोट आ गई थी, जिसकी वजह से हमें उसे हॉस्पिटल में ले जाना पड़ा और वहां हमने उसकी दवाई करवाई। इस तरह से वह सिया को बता रहा था कि सिया बोलती है कि अब वह प्यारी सी लड़की कैसी है। तब आदित्य बोलता है कि अब वह बिल्कुल ठीक है और अपने घर चली गई हैं। तब सिया बताती है कि अंकल कल आप भी हमसे मिलने नहीं आए और हमारी मम्मी भी हमसे नहीं मिलने आई। आदित्य कहता है कि अच्छा आपकी मम्मी वह क्यों नहीं मिलने आई आपसे, वह तो हर संडे को आया करती हैं। तब उसने बताया कि हाँ अंकल, कल मेरे मम्मी का जो खड़ूस बॉस है उन्होंने मम्मी को बहुत सारा काम दे दिया था। सिया अपनी तोतली भाषा में बोल रही थी। उसकी इस भाषा को सुनकर आदित्य को हंसी आ जाती है और कहता है कि खड़ूस बॉस, यानी सारी लड़कियां अपने बॉस को खड़ूस कहा करती हैं। तब सिया आगे बोलती है कि मेरी मम्मी के बॉस मेरी मम्मी से बहुत काम करवाते हैं, जिसकी वजह से मम्मी हमारे पास आ ही नहीं पाती। किसी दिन मैं उनके बॉस से मिलूंगी तो जरूर पूछूंगी कि आप मेरी मम्मी से इतने काम क्यों करवाते हैं। मेरी मम्मी मुझे प्यार करने नहीं आ पाती हैं। आदित्य सिया की इन प्यारी प्यारी बातों को सुनकर उसे गले से लगा लेता है और कहता है कोई बात नहीं बेटा, मम्मी प्यार नहीं की तो क्या हुआ, अंकल आपको प्यार कर लेते हैं, और उसे अपने गले से लगा लेता है। आदित्य इन दोनों के साथ था जैसे सब कुछ भूल चुका था। अब उसे न तो कोई दुख हो रहा था, न ही उसके दिल में किसी तरह का दर्द था। इधर काफी देर हो जाता है। तब आदित्य कहता है बेटा अब मुझे जाना चाहिए, बहुत देर हो रहा है और मुझे ऑफिस के भी कुछ काम है, इसलिए अब मैं जाता हूँ। दोनों आदित्य को बाय कहते हैं और आदित्य वहाँ से चला जाता है। इधर आदित्य जैसे ही वहाँ से निकलता है उसे फिर से टीना की याद आ जाती है और वह सोचता है क्यों नहीं एक बार वह टीना के पास जाकर उससे मिल ले। लेकिन वह सोचता है कि अगर वह ऐसे गया तो टीना उसके बारे में क्या सोचेगी, और अभी तो टीना उससे नाराज भी है। यह सब सोचकर आदित्य उसके पास नहीं जाता। धीरे धीरे कुछ दिन बीत जाते हैं। अब टीना की तबीयत भी ठीक होने लगती है और अब टीना ऑफिस आना शुरू कर देती है, पर आदित्य उसे ज्यादा काम नहीं देता है जिससे उसे किसी भी तरह की परेशानी न हो। आदित्य रोज की तरह आज भी अपने केबिन के झरोखे से टीना को देख रहा था। वह वहाँ से रोज टीना को देखा करता था। उसे काफी सुकून मिलता है जब वो टीना को एक झलक देख लेता है तो। तभी शर्मा टीना के पास आता है और कहता है मैडम जी आज आप थोड़ी खुश नजर आ रही हैं, चलिए कम से कम पिछले दिनों हुए हादसों को आपने भुलाया तो सही, और आपके होठों पे ये थोड़ी सी मुस्कुराहट तो दिखी हमें। इतना कहकर आदित्य टीना के पास जाकर बैठ जाता है। टीना के हाथों को अपने हाथों में लेकर उसे समझाता है कि टीना कोई बात नहीं, आज से तो जीवन में आते जाते ही रहते हैं, जब भर जिंदगी है इंसान के सामने सुख और दुख का मेला तो लगा ही रहता है। इसकी वजह से हम आज अपना नहीं भूल सकते हैं और जो काम है हमें उसे करते ही रहना चाहिए, जिसकी वजह से कम हम अपना कल तो भूल जाएंगे। टीना उसकी हाँ में हाँ करते हुए सर हिला देती है। यह सब आदित्य अपने कैबिन के झरोखे से देख रहा होता है और टीना के हाथों को शर्मा के हाथ में देखकर ऐसे लग रहा था जैसे आदित्य को किसी ने खंजर घुसा दिया हो। पता नहीं क्यों उसे इतनी तकलीफ हो रही थी। वह मन ही मन सोच रहा था कि कहीं ये शर्मा टीना को पटा तो नहीं रहा है, कहीं यह मुझसे पहले उसे सरका तो नहीं ले जाएगा। अब उसे शर्मा से चिढ़ होने लगी थी। वह टीना को तो कुछ कह नहीं सक रहा था, इसलिए उसने तुरंत शर्मा के पास फोन किया और शर्मा को कहा शर्मा तुम अभी मेरे केबिन में मिलो तुरंत। शर्मा तुरंत वहाँ से उठकर आदित्य के केबिन में जाता है। शर्मा को देखकर आदित्य को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। मन में सोच ही रहा था कि शर्मा अगर यहाँ रहेगा तो वह टीना के आगे पीछे घूमता रहेगा और धीरे धीरे उसे पटाने की कोशिश में लगा रहेगा। इसे बाहर ही भेज देना ठीक होगा। इसलिए शर्मा को आदित्य ने 2-3 दिन के लिए शहर से बाहर भेज दिया।
और अब उसे बहुत ही अच्छा लग रहा था और सोच रहा था कि अब टीना बिल्कुल अकेली रहेगी। इस बीच वह अपने दिल की बात टीना से कह देगा। वह रोज मन में बड़ी बड़ी बातें सोचता था, लेकिन जब टीना सामने आती तो जैसे उसके मुंह से कुछ आवाज ही न निकलती थी और वह कुछ कह ही न पाता। आदित्य को समझ नहीं आ रहा था कि वह अपने दिल की बात कैसे टीना से कहे। वह कैसे कहे कि वह उसे बहुत प्यार करता है, वह उसके बिना एक पल भी नहीं रहना चाहता है। लेकिन टीना इन सब से अनजान अपने काम में लगी रहती थी। वह काम करके डेली शाम को वक्त से घर के लिए निकल जाया करती थी। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। एक दिन टीना काम खत्म करके घर के लिए निकल रही थी। आज काफी देर हो गई थी, रात के 10:30 बज रहे थे। ऑफिस के सामने से अब कोई भी टैक्सी नहीं जा रही थी। टीना कुछ दूर चलकर वहां टैक्सी का इंतजार करने लगी, लेकिन अब 11 बज चुके थे। रात का भी हो चुकी थी और टैक्सी भी उस एरिया से जाना बंद हो गई थी। अभी आदित्य पीछे ही आ रहा था। तब तक में आदित्य देखता है कि टीना वहां अकेली खड़ी है। वह सोचता है अच्छा मौका है, आज समय देखकर मैं टीना से अपने दिल की बात कह दूंगा। वह जैसे ही टीना के पास जाकर अपनी गाड़ी रोकता है, टीना उसे देखकर एकदम चौंक जाती है और आदित्य कहता है कि आओ टीना, बैठ जाओ, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। पर टीना उसे बैठने के लिए राजी नहीं होती है और कहती है कि नहीं सर, आप जाइए, मैं टैक्सी लेकर चली आऊंगी। आदित्य बताता है कि टीना अब यहाँ टैक्सी नहीं मिलेगी, काफी रात हो चुकी है, तुम अपनी जिद छोड़ो और आकर बैठ जाओ। पर टीना नहीं मानती है और कहती है कि आप जाइए सर, मैं चली आऊंगी। आदित्य को भी थोड़ा टीना की बातों से गुस्सा आ जाता है और वो वहां से निकल जाता है। टीना अब काफी देर हो गया था। टैक्सी का इंतजार करते करते आधा घंटा हो चला था, लेकिन टीना अब भी उम्मीद में थी कि शायद कोई एक आध टैक्सी बची खुची इधर से निकल जाए और मुझे मिल जाए। लेकिन वहां से कोई टैक्सी नहीं आती। तभी 2 शराबी उधर से आते हुए नजर आते हैं। वो टीना की तरफ बढ़े आ रहे थे और वो जोर जोर से बेवड़े की तरह गाते हुए चले आ रहे थे। यह देखकर टीना समझ गई थी कि यह कोई बेवड़ा शराबी है जो इधर आ रहा था। अब टीना काफी डर जाती है और वह सोचती है कि टैक्सी का इंतजार करने से बेहतर है कि मैं पैदल ही चली जाऊं। वह जल्दी जल्दी चलने लगती है, लेकिन इधर दोनों शराबी टीना को देख जाते हैं। वह भी उसके पीछे जल्दी जल्दी आने लगते हैं। टीना आगे आगे चली जा रही थी और वो दोनों उसके पीछे पीछे लग गए थे। टीना यह सब देखकर काफी घबरा जाती है और अब उसे रोना आ रहा था और वो मन में सोचती है कि मैंने आदित्य सर की बात क्यों नहीं मानी, मुझे मान लेनी चाहिए थी उसकी बात। देखो अपनी मनमानी करने का नतीजा। अगर ये दोनों मेरे साथ कहीं कुछ उल्टी सीधी हरकत कर बैठे तो मैं क्या करूंगी। उसे अब अपने बच्चों का ख्याल आने लगा था। उसके मन में चारों तरफ से अब डर भर गया था। टीना काफी तेजी से चली जा रही थी। तभी उसे आगे एक गाड़ी दिखाई देती है। वह जल्दी जल्दी उस गाड़ी के पास जाती है और खटखटा कर कहती है कि प्लीज मुझे कुछ दूर के लिए लिफ्ट दे दीजिए। डर के मारे ठीक से टीना देख भी नहीं पाती है कि वह कौन है। और जैसे ही गाड़ी का दरवाजा खुलता है, टीना उसमें अंदर बैठती है, लेकिन अचानक देखती है कि वह आदित्य सर थे। यह देखकर वह बोल पड़ती है कि सर आप अभी तक गए नहीं। तब आदित्य कहता है कि हाँ, तुम वहाँ खड़ी थी और मैं यहाँ चला जाता। देख रही हो यह एरिया कैसे गुंडे मवालियों से भरा हुआ है, पर तुम्हें तो अपनी जिद पूरी करनी ही है। यह सब सुनकर टीना चुपचाप सर झुकाकर बैठ जाती है और कुछ नहीं बोलती है। इधर वो शराबी भी वहां से चले जाते हैं। अब आदित्य टीना को कहता है कि तुम्हारा घर कहाँ है बताओ, मैं तुम्हें वहाँ छोड़ देता हूँ। फिर टीना कहती है अरे नहीं सर, आप मुझे यहीं आगे तक छोड़ दीजिए, मैं वहाँ से टैक्सी लेकर चली जाऊंगी। लेकिन अब आदित्य उसकी एक बात नहीं सुनता है और कहता है कि हाँ, जिससे फिर से तुम्हारे पीछे कोई शराबी और बेवड़े पड़ जाएं। अब टीना बिल्कुल खामोश रहती है और कुछ नहीं कहती है। अब टीना आदित्य को अपने घर का एड्रेस बताती है। दोनों घर की ओर चल देते हैं। जैसे ही आदित्य वहां पहुंचता है, टीना रास्ते में ही गाड़ी को रोकने के लिए कहती है सर आगे घर गली में है, इसलिए मैं अंदर चली जाऊंगी। पर आदित्य कहता है कि नहीं चलो मैं छोड़ देता हूँ। पर टीना कहती है नहीं सर, बिल्कुल सामने वाला ही घर मेरा है, मैं चली जाऊंगी। आपने यहाँ तक छोड़ दिया, अब यहाँ पर मैं सबको जानती हूँ, इसलिए आगे अब मुझे कोई खतरा नहीं है, आप जा सकते हैं। आदित्य बिल्कुल आश्चर्य में था कि टीना इतनी रात को न तो मुझे अपने घर चलने के लिए कह रही है, न तो घर तक जाने देना चाहती है।
आदित्य भी सोच ही रहा था कि टीना गाड़ी से उतर जाती है और सर को बाय करके चली जाती है। इधर टीना जैसे ही अपने घर पहुंचती है, वह दरवाजा खोलने के लिए ताले में चाबी लगा ही रही थी कि पीछे से कोई आकर उसे पकड़ लेता है। टीना का पूरा शरीर कांप जाता है और वह तेजी से पीछे पलटकर जोर से चिल्लाती है, कौन है? अचानक सामने वह उस व्यक्ति को देखकर दंग रह जाती है और उसके मुंह से निकलता है, रोहित। रोहित, तुम यहाँ क्या करने आए हो? रोहित टीना को अपने गले से लगा लेता है और कहता है, टीना देखो, मैं लौट आया हूँ, अब मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा और अब कहीं नहीं जाऊंगा। हमारे बच्चे कहाँ हैं टीना? यह सब सुनकर टीना एकदम आश्चर्य में पड़ जाती है और मन में सोचती है कि कितना नीच इंसान है। जिंदगी की राह पर मुझे अकेला छोड़कर आज 5 साल बाद आया है और कहता है कि अब हमारे साथ रहेगा। लेकिन अब टीना के दिल में उसके लिए कोई जगह नहीं थी सिवाय नफरत के। वह उससे बहुत नफरत करती थी। उसने रोहित को जोर से धक्का दिया और कहा कि निकल जाओ यहाँ से, अब यहाँ क्या लेने आए हो? दोनों बच्चे यहाँ नहीं रहते हैं और न ही मैं चाहती हूँ कि अब तुम भी यहाँ मेरे साथ रहो। यह सुनकर रोहित बिल्कुल गुस्से में, तो क्या चाहती हो? या तुमने अपने लिए कोई नया यार ढूंढ लिया है? इतना सुनते ही टीना का खून खौल जाता है और वह रोहित के गाल पे जोरदार एक तमाचा मार देती है। तब रोहित चिल्लाकर उसके बालों को पकड़ लेता है और कहता है कि नीच कहीं की, ये क्यों नहीं कहती है कि तू अब दोनों बच्चों को छोड़कर यहाँ अपने यार के साथ अय्याशी करने लगी है, इसलिए अब तू मुझे रखने से इनकार कर रही है। तब टीना चिल्लाते हुए, छोड़ो मुझे रोहित और तुम यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हारी बकवास बिल्कुल सुनना नहीं चाहती हूँ। आखिर में अब तुम यहाँ क्या लेने आए हो? तुमने हमें जिस वक्त पर अकेला छोड़ दिया था, तुम्हें तरस नहीं आया और आज तुम यहाँ हमारे साथ रहने आए हो। चले जाओ, निकल जाओ यहाँ से, अब यहाँ दोबारा कभी मुड़कर मत आना। मैं तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना चाहती हूँ, निकल जाओ यहाँ से। पर रोहित टीना के बालों को जोर से खींचे हुए था और कह रहा था कि नहीं जाऊंगा, तुम आखिर में मेरी बीवी हो और वो दोनों मेरे बच्चे हैं। टीना कहती है कि उस वक्त कहाँ गए थे? उस वक्त तुम्हें अपने बच्चों की याद नहीं आई जब तुम उन्हें यहाँ अकेला छोड़ गए? यहाँ इस इतनी बड़ी दुनिया में अकेला छोड़ गए थे, ये भी नहीं सोचा कि हम कैसे रहेंगे, किसके बिना पर जिएंगे। एक घर था, उसे भी तुमने हमसे छीन लिया था। तब नहीं सोचे जब सड़क पर हम अकेले यहाँ खड़े थे। जब हम सड़क पर आ गए तब तुम्हें अपने बच्चों का ख्याल नहीं आया था। टीना के बाल था, वह रोहित से अपने हाथों को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, पर रोहित उसके हाथों को पकड़े हुए, एक हाथ से उसका बाल पकड़े हुए था और दूसरे हाथों से उसका हाथ मड़ोरे हुए था। टीना को बहुत ही गुस्सा आ रहा था और अब टीना को काफी दर्द होने लगा था। अभी अभी टीना के शरीर पर इतनी चोटें आई हुई थी, उसका दर्द भी अब टीना को होने लगा था और टीना के मुंह से कराह निकल उठी, आह। तब तक में रोहित के मुंह पे एक जोरदार मुक्का लगता है और रोहित दूर जाकर गिरता है। टीना पलटकर देखती है कि आदित्य वहां आ गया था। यह सब देखकर रोहित उठकर खड़ा होता है और कहता है, तू कौन है बे, और तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे मुंह पर मुक्का मारने की? इतना बोलना ही था कि आदित्य ने जोरदार 3-4 मुक्के और उसके मुंह पे झड़ दिए और कहा, तुरंत यहाँ से निकल जा वरना तेरे शरीर की एक एक हड्डी तोड़ डालूंगा। यह सुनकर रोहित समझ जाता है कि अब मैं इससे नहीं लड़ पाऊंगा और रात भी काफी हो रही है, चारों तरफ लोग इकट्ठा हो जाएंगे तो बवाल हो जाएगा। वह कहता है, टीना मैं तुझे देख लूंगा, मैं फिर से आऊंगा देखना और तुझे छोड़ूंगा नहीं। इधर रोहित के साथ स्वेटलाना नाम की लड़की से रोहित की शादी हुई थी। स्वेटलाना ने धीरे धीरे रोहित की सारी धन दौलत रोहित से छीन लिया था और अब जब रोहित के पास कुछ नहीं बचा था तो वह उसे धक्के मारकर अपने घर से निकाल देती है। जैसा व्यवहार रोहित ने टीना के साथ किया था, बिल्कुल स्वेटलाना ने वैसा ही व्यवहार रोहित के साथ कर दिया था। अब रोहित ठहरा अमेरिका में, वहाँ वह स्वेटलाना का कुछ नहीं बिगाड़ सक रहा था, इसलिए अब मजबूरन उसे वहाँ से इंडिया आना पड़ा। वह इंडिया आया और इंडिया से सीधे जब अपने घर गया तो उसे पता चला कि टीना तो यहाँ से कब का जा चुकी थी, क्योंकि रोहित ने ही वह घर बेच दिया था। और जब अगल बगल उसने पता लगाया तो उसे किसी को टीना के बारे में कोई भी जानकारी नहीं मालूम थी। रोहित अब धीरे धीरे टीना की तलाश करना शुरू कर दिया था। आदित्य और टीना की ऑफिशियल फोटो पेपर में छपी हुई थी, जिसे देखकर रोहित को उसका पता मिल जाता है और रोहित टीना के पास यहाँ पहुँच जाता है। अब इधर आदित्य
टीना से पूछता है कि टीना यह कौन है और यह तुम्हें क्यों परेशान कर रहा है और ऐसा खराब व्यवहार वह तुम्हारे साथ कैसे कर सकता है, वह तो मारपीट पर ही उतारू हो गया था। कौन है टीना? पर टीना उसे कुछ नहीं बताती। वह रोने लगती है। रोते रोते वह वहीं बैठ जाती है। आदित्य टीना को रोते बिल्कुल नहीं देख सक रहा था। उसे बहुत ही दुख हो रहा था। वह टीना को बार बार चुप होने के लिए कह रहा था, पर टीना तो हाय रे अपनी किस्मत पर रोए जा रही थी। आदित्य को तो इसके बारे में कुछ पता भी नहीं था। टीना दोनों हाथों को अपने मुंह पर रखकर वहीं पास सीढ़ियों पर बैठकर रोने लगती है। यह सब देखकर जैसे आदित्य की तो जान ही निकली चली जा रही थी। वह टीना को इस तरह से रोता हुआ कभी नहीं देख सकता था। आदित्य टीना के ही बगल बैठ जाता है और धीरे धीरे उसके सर पर हाथ फेरने लगता है और उसे सांत्वना देने की कोशिश करता है। वह बार बार कहता है, टीना चुप हो जाओ, अब चुप हो जाओ, वह चला गया है। वह टीना से बहुत सारे सवाल पूछना चाहता था, लेकिन अभी यह उचित वक्त नहीं है, यह सोचकर वह चुप हो गया था। आदित्य सिर्फ टीना को चुप कराने की कोशिश कर रहा था। टीना अब चुप हो जाओ, अब शांत हो जाओ, वह आदमी चला गया है, तुम शांत हो जाओ। लेकिन टीना तो रोए ही जा रही थी। टीना को डर लग रहा था कि कहीं रोहित फिर से उसकी जिंदगी में ना आ जाए और तूफान मचा दे। अभी अभी तो जाकर उसकी जिंदगी सही रास्ते पर आई थी, अभी अभी तो वो संभले थे, लेकिन ये क्या? हे भगवान, क्या तुमको मेरी खुशी नहीं देखी जाती? टीना बार बार मन में ही कोसे जा रही थी भगवान को। जैसे ही मैं संभलती हूँ, आप फिर मेरे ऊपर दुखों का पहाड़ डाल देते हैं। भगवान, क्या आप मेरे जीवन में खुशियाँ लिखना भूल गए थे? इतना दुख और इतना दर्द क्यों दे रहे हैं मुझे? कब तक मेरा इम्तिहान लेंगे? अब तो बस करो, अब तो मेरे सब्र का बांध भी टूटा जा रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि इस तकलीफ में मैं मर ही ना जाऊं। यह सब सोचकर टीना रोए जा रही थी और आदित्य उसे दिलासा दे रहा था। टीना रोते रोते कब आदित्य के गले से जाकर लिपट गई, उसे पता भी न चला। आदित्य इस तरह टीना को देखकर बिल्कुल आश्चर्य में था कि टीना कभी जो उसे नजरें उठाकर भी बात नहीं करती थी, आज उसके गले से लिपट कर रो रही है। आदित्य भी प्यार से उसको सहलाता हुआ उसे अपने गले से लगा लेता है। आदित्य को तो मानो जैसे उसकी जिंदगी मिल गई हो, उसके मन की बात आज हो गई थी। वह एक बार टीना को अपने गले से लगाना चाहता था, पर डरता था कि कहीं टीना उसे जोरदार तमाचा न जड़ दे। लेकिन आज जब टीना उसके गले से लग गई तो आदित्य और वह टीना की पीठ थपथपाने लगता है और टीना को शांत होने के लिए कहता है। फिर थोड़ी देर बाद टीना जैसे ही उसे होश आता है, वह आदित्य को अपने आप से अलग करती है और सॉरी कहती है। फिर उसके बाद आदित्य उसे अंदर चलने के लिए कहता है कि काफी रात हो गई है, तुम अंदर चलो। वो दोनों अंदर जाते हैं। अंदर जाकर आदित्य देखता है कि 2 छोटे कमरे हैं और कमरों में सामान के नाम पर सिर्फ एक बैग और थोड़े कपड़े पड़े हुए हैं, बाकी सामान के नाम पर कुछ नहीं होता है। यह सब देखकर आदित्य बिल्कुल आश्चर्य में पड़ जाता है कि हे भगवान, यह लड़की यहाँ कैसे रहती है? इसे किसी चीज की आवश्यकता पड़ती होगी तो यह कैसे करती होगी? यहाँ तो सिर्फ इसके कपड़े हैं और एक बैग, यहाँ तो कोई सामान भी नहीं है। ये कैसी जिंदगी जी रही है? अब उसके दर्द का उसे एहसास होने लगा था कि ऐसी जिंदगी जीने वाली लड़की कितनी तकलीफ में होगी। आज वो समझ सक रहा था। यह सब देखकर आदित्य बिल्कुल आश्चर्य में था। तभी उसकी नजर टीना पर पड़ती है। वह अब भी रोए जा रही थी। वह टीना को वहाँ बैठाता है और कहता है, टीना तुम मुझे अपनी सारी बातें बताओ, क्या है आखिर में यह सब क्या हो रहा है? यह कौन है और यह तुम्हें क्यों परेशान कर रहा है? पर टीना उसे कुछ बताना नहीं चाहती है। वह नहीं चाहती थी कि आदित्य उसके जीवन के बारे में जाने, लेकिन आज आदित्य बिल्कुल कुछ सुनने को तैयार नहीं था। वह बिल्कुल नहीं चाहता था कि टीना को अब और किसी भी तरह का दुख का सामना करना पड़े। इसलिए आदित्य ने आज जिद ही पकड़ ली कि नहीं, तुम्हें आज मुझे सब कुछ बताना पड़ेगा। अब मैं तुम्हारी बातों में नहीं आऊंगा। टीना, तुम किस दौर से गुजर रही हो यह तुम्हें भी शायद पता नहीं है। तुम देख रही हो तुम्हारी क्या हालत हो गई है। तुम यह कैसी जिंदगी जी रही हो? यह कोई जिंदगी है? तुम क्यों इस तरह से हो? तुम मुझे सब कुछ बताओ। तुम मुझे अपना दोस्त समझो। प्लीज टीना, तुम मुझे बता दो। मुझे तुम्हारी परवाह है, इसलिए मैं बार बार तुमसे यह बातें पूछ रहा हूँ। अगर मुझे तुम्हारी परवाह न होता तो मैं यहाँ से चला जाता, लेकिन मुझे तुम्हारी बहुत परवाह है। टीना भी अब उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वह सोच रही थी कि अपने मन का गुबार निकाल दे, वह सब कुछ बता दे आदित्य को। कम से कम उसका दिल तो हल्का हो जाएगा। लेकिन वह सोच रही थी कि आदित्य यह सब कुछ उसके बारे में जानेगा तो वह क्या सोचेगा, और कहीं वह उसे इससे अपनी नौकरी से न निकाल दे। उसे इस समय इस नौकरी की बहुत जरूरत थी।
टीना का डर उसके लिए जायज था, लेकिन टीना को यह नहीं पता था कि आदित्य उससे प्यार करता है। लेकिन आदित्य की जिद के आगे आज टीना को झुकना पड़ा और टीना ने अपनी सारी कहानी आदित्य को बता दी। टीना ने बताया कि उसके 2 बच्चे भी हैं। यह सब सुनकर आदित्य बिल्कुल रोने लगता है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वह सोचता है कि कितना दर्द को झेलते हुए यह जी रही है और एक मैं हूँ कि सिर्फ एक लड़की के छोड़ने से अपने जीवन को ही तबाह कर बैठा और सोचा कि मेरी तो पूरी दुनिया ही उजड़ गई। पर इस लड़की को देखो। वह टीना को प्यार भरी नजरों से देखने लगता है और उसके पास जाकर बैठ जाता है और कहता है, टीना, सच में तुम बहुत बहादुर हो। तुमने जितने दर्द और जितने गम अपने अंदर छिपा लिया है उतना तो शायद ही कोई कर पाए। मैं तो थोड़े से में ही टूट गया। एक आदमी होकर मुझमें सहने की क्षमता नहीं रह गई। तुम एक औरत होकर कैसे इतना सब कुछ सह गई। यह सब कहते हुए वह रोने लगता है। इतना सब कुछ देखकर टीना जैसे मानो उसे आदित्य की बातों पे अब प्यार आने लगा था। वह अब आदित्य को समझने लगी थी। आदित्य की आंखों में आंसू देखकर टीना ने कहा कि तुम क्यों रो रहे हो। आदित्य ने कहा कि तुम नहीं समझोगी मैं क्यों रो रहा हूँ। फिर आदित्य ने कहा, टीना, तुम ये सब क्यों बर्दाश्त कर रही हो। तुम इसे तलाक क्यों नहीं दे देती हो। तुम इसे छोड़ दो और तुम अपना नया जीवन फिर से शुरू करो। टीना आदित्य की बातों को सुनकर रोने लगती है और कहती है, रोहित बहुत ही नीच और गिरा हुआ इंसान है। वह इतनी आसानी से मुझे नहीं छोड़ेगा। हाँ, वह अब मेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार करेगा। अब वह फिर से आ गया है। यह सब कहकर टीना बिल्कुल कांपने लगती है। इतना देखकर आदित्य उसे अपने गले से लगा लेता है और उसे दिलासा देता है कि अब कुछ नहीं होगा। मैं हूँ तुम्हारे साथ टीना, तुम बिल्कुल मत डरो। आदित्य के गले से लगकर टीना अपने आप को काफी सुरक्षित महसूस होती है। ऐसे ही कुछ देर तक वे एक दूसरे के गले से लगे रहते हैं। फिर अचानक टीना आदित्य को अपने आप से दूर करती है और कहती है, आदित्य, ये क्या कर रहे हो। आदित्य, तुम मुझसे दूर रहो। अब आदित्य टीना को अपने दिल की बात बताता है कि टीना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, पर मैं तुमसे कहने से डर रहा था, लेकिन आज मैं तुमसे बिल्कुल नहीं डर रहा हूँ। मैं तुम्हारे सारे दुख को ले लेना चाहता हूँ। तुम अपने सारे दुख मुझे दे दो टीना। मैं तुम्हारे जीवन में सिर्फ खुशियाँ लाना चाहता हूँ। तुम हमेशा खुश रहो। तुम्हारे होठों पे हमेशा मुस्कुराहट रहे। बस इतनी सी मेरी कामना है। टीना, क्या तुम मेरी बातों को मानोगी। क्या तुम मुझसे प्यार करती हो। अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो एक बार बोल दो। अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो तो यह भी बता दो। मैं हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारी जिंदगी से चला जाऊंगा। टीना, तुम मुझे किसी भी तरह का धोखेबाज इंसान मत समझना। मैं पूरी जिंदगी तुम्हारा साथ निभाऊंगा। तब टीना आदित्य से कहती है, आदित्य, तुम्हें पता है मेरे 2 बच्चे भी हैं और ऐसे कैसे तुम्हारे घर वाले मुझे एक्सेप्ट कर लेंगे। पर आदित्य बिल्कुल सुनने को तैयार नहीं था। वह कहता है कि मेरी माँ बहुत अच्छी है। वह तुम्हें बहुत पसंद भी करती है। वह तुम्हें एक्सेप्ट कर लेगी और तुम्हारे 2 बच्चे हैं तो क्या हुआ। वह बच्चे मेरे भी तो हैं। मैं उन्हें बहुत प्यार करूंगा। उन्हें कभी पिता की कमी नहीं महसूस होने दूंगा और आगे से उन्हें अनाथों की जिंदगी नहीं जीने दूंगा। प्लीज टीना, तुम मेरी बात मान लो। टीना ने आदित्य से कहा, आदित्य, तुम मुझे कुछ वक्त दो, मैं तुम्हें सोच कर बताऊंगी। आदित्य ने कहा, टीना, तुम चाहे जितना भी सोचना, पर एक बार मेरे बारे में जरूर सोच लेना। मुझे ना में जवाब नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ हाँ में जवाब चाहिए। टीना यह सब सुनकर खामोश हो गई और कुछ नहीं बोली। आदित्य वहां से चला जाता है। जाते जाते कहता है कि टीना, अपना ध्यान देना और दरवाजा बंद करके रखना। इधर आदित्य टीना के तलाक के सारे पेपर तैयार करवा देता है और वह पता लगाता है कि यह रोहित कहाँ रहता है और रोहित के ऊपर फ्रॉड का केस कर देता है। इधर रोहित को पुलिस पकड़ ले जाती है और रोहित से पूरा बयान लिया जाता है कि किस तरह उसने टीना के साथ फ्रॉड किया और उसकी सारी संपत्ति को हड़प लिया और उसके पिता के मौत में भी रोहित का ही हाथ था। इस तरह से रोहित को 12 साल की सजा हो जाती है। फिर आदित्य रोहित का तलाक टीना से करवा देता है और टीना को तलाक मिल जाता है। अब जाके टीना को लगता है जैसे अब उसकी जिंदगी से दुख दूर होने वाले हैं। उसके जीवन में अब थोड़ी सी खुशियां तो आएंगी। यह सब सोचकर टीना अपने आप को काफी हल्का महसूस करने लगती है। इधर आदित्य भी रोहित को जेल भेजकर बहुत खुश था, क्योंकि उसे पता था कि रोहित का टीना से दूर ही रहना
टीना के लिए अच्छा होगा, और वैसे भी वह इस लायक नहीं था कि वह टीना के करीब भी जा सके। वह काफी खुश था और इसी खुशी को एंजॉय करने के लिए आज वह हॉस्टल गया हुआ था। हॉस्टल में वह श्लोक और सिया के साथ अभी खेल ही रहा होता है कि तभी वहां टीना पहुंच जाती है। टीना देखती है कि सिया रोहित की गोद में बैठी हुई है और रोहित उसे प्यार कर रहा था। श्लोक भी उसके बाजू में बैठकर उसके कंधे पर सर रख कर खेल रहा था। इस तरह टीना तीनों को देखकर काफी आश्चर्य में पड़ जाती है और सोचती है कि ये बच्चों के बारे में कैसे पता चला, वह कितना तेज है, वह मेरे बच्चों तक पहुंचकर और उन्हें कितना बहला फुसला चुका है। अब टीना के मन में अजीबोगरीब ख्याल आने लगते हैं। इतना सब वह सोच ही रही थी कि अचानक श्लोक टीना को देख लेता है और मम्मी मम्मी कह के जोर से चिल्लाता है। जैसे ही आदित्य की नजर टीना पर पड़ती है, वह बिल्कुल आश्चर्य में पड़ जाता है कि मम्मी, ये दोनों बच्चे टीना के ही हैं। तभी तो वह सोचे कि इन दोनों के साथ उसे क्यों इतना लगाव सा होता है, क्यों इतना अपनापन सा मिलता है, क्योंकि दिल जो उनकी माँ के साथ लगा हुआ है। इधर टीना के पास आने पर आदित्य उसे कहता है, क्या यह दोनों बच्चे टीना तुम्हारे हैं? टीना हाँ में सर हिला देती है, लेकिन वह आदित्य से कहती है कि आपको इनके बारे में कैसे पता और आप यहाँ कैसे आए? आपको किसने बताया मेरे बच्चों के बारे में? इनके बारे में तो किसी को नहीं पता था कि ये यहाँ है। तब आदित्य जोर जोर से हंसने लगता है। तब तक वहाँ एक मैडम आती है और वह कहती है कि सर चलिए, अदिति मैम आ गई हैं और आपका इंतजार कर रही हैं। आदित्य हंसता हुआ वहाँ से चला जाता है। अब टीना उस मैम से पूछती है, मैडम ये कौन है? तब मैडम बहुत आश्चर्य से कहती हैं, आपको नहीं पता, यह आदित्य सर हैं, यह हॉस्टल इन्हीं का है। इतना सुन तब टीना अपने सर पर हाथ रखती है और कहती है कि ओहो, मैं भी क्या सोच लेती हूँ, मेरा दिमाग भी कितना ऊट-पटांग सोचने लगता है। आखिर में ये आदित्य का ही हॉस्टल है, यानी आदित्य यहाँ जिन बच्चों से मिलने आता है वो मेरे ही बच्चे थे। देखो तो यह रिश्ता कैसा होता है, कहीं न कहीं से आकर यह एक दूसरे को अपने आप से बांध ही लेता है। यह रिश्तों की डोर बहुत ही अलबेली होती है, इनमें बस प्यार होना चाहिए, यह अपने आप जुड़ जाती है। इतना सोचकर टीना मुस्कुराने लगती है और दोनों बच्चों को अपने गले से लगा लेती है और पूछती है कि बेटा, आप लोग इन अंकल को कब से जानते हैं? तब श्लोक अपनी मम्मी से सारी बात बताता है और वैसे भी श्लोक बीच बीच में अपनी मम्मी से अंकल के बारे में चर्चा करता रहता था, जिससे टीना को समझने में कुछ भी देर नहीं लगती और वह सोचती है कि वाकई में आदित्य सच में बहुत ही अच्छे इंसान हैं। इधर आदित्य तब तक आ जाता है और कहता है, और मैडम टीना, अब हम चलें? टीना कहती है कि हाँ चलो चलते हैं। लेकिन अब आदित्य श्लोक और सिया को भी अपने साथ लेता है। तब टीना आश्चर्य से कहती है कि अरे, इन दोनों को कहाँ ले जा रहे हैं? तब आदित्य बताता है कि अब हमारे बच्चे भी हमारे साथ चलेंगे और यहाँ नहीं रहेंगे, अब ये हमारे साथ रहेंगे। यह सुनकर सिया और श्लोक खुशी से आदित्य के गले लग जाते हैं और कहते हैं कि हम भी आपके साथ चलेंगे, हमें भी अपने साथ ले चलिए, प्लीज मम्मा, प्लीज हमें अपने साथ ले चलिए, हमें भी आपके साथ रहना है, हम अकेले नहीं रहेंगे। यह सुनकर टीना भी उनके गले से लग जाती है। वह चारों एक दूसरे के गले से लिपट जाते हैं और हंसने लगते हैं। अब चारों वहां से आ जाते हैं। इधर आदित्य टीना से कोर्ट मैरिज कर लेता है। शर्मा भी अब बहुत खुश था क्योंकि उसकी दोस्त टीना जो खुश थी। अब आदित्य टीना को अपने घर ले आता है। उसकी माँ भी टीना को देखकर बहुत खुश होती है और कहती है, बेटा टीना, आदित्य की जिंदगी में तुम्हारे आने से आदित्य की जिंदगी ही बदल गई। वह बिल्कुल पत्थर सा हो चुका था, लेकिन आज वह फिर से हंसने बोलने लगा है। तुम्हारी वजह से आज मैंने अपने बेटे को दोबारा पाया है। यह तुम्हारा एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। इतना सुनकर टीना माँ के पैरों को छूती है और उन्हें गले से लगा लेती है और कहती है, माँ, आदित्य की जिंदगी में मैं नहीं आई, बल्कि आदित्य मेरी जिंदगी में एक फरिश्ता बनकर आए हैं और मेरी डूबती हुई नैया को बचा लिया है। वह मेरे लिए किसी भगवान से कम नहीं है। मैं पूरी जिंदगी उनकी पूजा भी करूं तो भी कम ही होगा। शाम को आदित्य एक बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज करता है। सभी टीना और आदित्य की जोड़ी की खूब प्रशंसा करते हैं।
और दोनों को ढेरों बधाइयां देते हैं। पार्टी खत्म होती है, सभी अपने अपने घर को चले जाते हैं। अब बस कुछ बचे खुचे लोग ही होते हैं। श्वेता भी पार्टी में आई हुई थी। वह टीना को ढेरों बधाइयां देती है और कहती है कि आखिर में टीना तुझे तेरी नई जिंदगी मिल ही गई। आज तुझे इतने दिनों बाद इतना खुश देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। आखिर में तूने हार नहीं मानी और आज देख जीत तेरी कदमों पर है। सच में टीना, तूने जितना दर्द सहा है अब उन सब दर्दों को आदित्य खुशियों में बदल देगा। आदित्य बहुत अच्छा इंसान है, वह तुझे हमेशा खुश रखेगा। इतना कहकर श्वेता टीना के गले से लग जाती है। टीना भी श्वेता के गले से लगकर बहुत खुश होती है और कहती है, सच में तूने मेरी बहुत मदद की है। तू न होती तो शायद आज मैं यहाँ न होती। लेकिन श्वेता तो बहुत खुश थी जो आज टीना जो इतनी खुश है। अब सभी दोस्त जा चुके थे, रात होने वाली थी। टीना का कमरा बिल्कुल सजा हुआ था। आदित्य टीना को अपनी गोद में उठा लेता है और कहते हैं, मैडम क्या हम अपने कमरे में चले? टीना शर्माकर उसके गले से लिपट जाती है और कुछ नहीं बोलती, बस मुस्कुरा देती है। आदित्य टीना को लेकर अपने कमरे में चला जाता है। पूरी सेज फूलों से सजी हुई थी। वह टीना को बेड पर बिठाकर उसके बगल बैठ जाता है और उसे एकटक देखने लगता है। टीना बोलती है कि ऐसे क्या देख रहे हो? आदित्य कहता है, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है टीना कि तुम मेरी जिंदगी में हो। सच में मैं बहुत खुशनसीब हूँ जो तुम मेरी जिंदगी में हो। टीना यह सुनकर आदित्य के गले से लग जाती है। आदित्य टीना के होठों पर अपना होठ टिका देता है और उसे चूमने लगता है। दोनों एक दूसरे के प्यार में डूबे ही थे कि अचानक श्लोक और सिया आ जाते हैं और कहते हैं कि मम्मी पापा अब हमें भी यहाँ सोना है, हमें भी आपके पास सोना है। वह दोनों जोर से हंस पड़ते हैं और कहते हैं, आओ आओ तुम दोनों भी हमारे पास ही सो जाओ। सिया और श्लोक को दोनों अपनी बाहों में भर लेते हैं और चूमने लगते हैं। दोनों प्यारे बच्चे अपने मम्मी पापा के पास सो जाते हैं। दोनों बच्चे जब सो जाते हैं तब आदित्य चुपके से किनारे से उठकर टीना के बगल चला जाता है और कहता है, मैडम कम से कम अपने बगल सोने की तो इजाजत दे दो। क्या पूरी जिंदगी हम नदी के दो किनारों की तरह सोएंगे? तब टीना प्यार से आदित्य को अपने गले से लगा लेती है और धीरे से उसके कानों में कहती है, नहीं हम दोनों साथ ही रहेंगे, नदी के दो किनारों की तरह नहीं बल्कि पूरी नदी बनकर। इतना सुनकर आदित्य हंसने लगता है और टीना को गले लगाकर अपनी बाहों में भर लेता है। तो दोस्तों आपको यह स्टोरी कैसी लगी कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा और जाने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं एक और नई प्रेम कहानी के साथ आपसे अगली वीडियो में।